ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंसेस यून म्याओ को, जिन्हें आज क्वीन घोषित किया जा रहा था और उनकी आज सेरेमनी थी। इसी वजह से वो अपनी ब्लू ड्रेस में आगे की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर डे केयर जारी किया जा रहा था। पता चलता है एम्परर भी उसी दिशा में आ रहे हैं, लेकिन यून म्याओ के हाथ में फिनिक्स सील देने के बाद एम्परर वो फिनिक्स सील नीचे फेंक देते हैं। कहती है, क्या हुआ एम्परर, आपको कोई दिक्कत है क्या? यून म्याओ के ऊपर आरोप लगता है कि जो कंकोबाइन सू है उन्होंने बताया है यून म्याओ है वो एनिमी के साथ मिली हुई हैं, उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और यहाँ की हर जानकारी अपने एनिमी कंट्री को दे रही हैं। कहती है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ है। कहते हैं कि चलो और कंकोबाइन सू से माफी मांगो, क्योंकि तुमने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ये काम किया है, लेकिन उन्होंने तो अब सारा मामला साफ कर दिया है। तुम फंसती हुई नजर आ रही हो। कहती है, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। यहाँ पर एम्परर बोलते हैं कि अगर तुम वहां पर माफी मांगने नहीं गई ना, तो मैं तुम्हें कोल्ड पैलेस हमेशा के लिए भेज दूंगा, तुम वहां से कभी भी नहीं निकलोगी। इस पर यून म्याओ को काफी तकलीफ होती है और काफी दर्द भी, क्योंकि उसकी शादी को पूरे 10 साल हो चुके थे। जितने भी गहने उसने पहने हुए होते हैं ना, एक एक करके निकाल कर फेंक देती है। ये कहती है कि जो इंसान मुझ पर भरोसा ही नहीं करता, उसकी मैं क्वीन बनकर क्या करूंगी। जैसे ही वहां पर हेयर पिन वगैरह निकालती है ना, तो एम्परर उसका गला पकड़ लेते हैं। मेरा दिया हुआ सब कुछ तुम पहन रही हो और मुझे ही आज तुम धमकी दे रही हो। इसका कोट ऊपर से निकाल लिया जाए। भरी सभा में उसका कोट निकाला जाता है। सब कह रहे होते हैं, इस तरह भला अपनी वाइफ को ह्यूमिलेट कौन करता है। लेकिन एम्परर बहुत गुस्से में थे। यून म्याओ बोलती है कि पता है, मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपनी पूरी फैमिली से लड़ाई की, अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ा, क्योंकि मेरी शादी तो शा युनजिन से होने वाली थी, लेकिन मैंने तुमसे शादी की। आज तुम मुझे इस तरह इंसल्ट कर रहे हो, मैं यहाँ के लिए बिलोंग ही नहीं करती। तलवार निकालती है तो वो यहाँ पर एम्परर को क्या लगता है ना कि वो उसे मारने वाली है, बट ऐसा नहीं होता है। वो अपने गले पर रख लेती है। कहती है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, ना इस लाइफ में ना अगली लाइफ में। वो अपना गला वहां पर काट लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर शा युनजिन आ जाते हैं। कहते हैं, ये क्या किया एम्परर तुमने? क्वीन हमेशा ही इस कंट्री के लिए डिवोटेड रही है और तुमने आज उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नहीं अंकल, इसने सच में जो है एनिमी कंट्री से हाथ मिलाया है। कहते, किसने कहा तुमसे? कहते कंकोबाइन ने। कहते, कंकोबाइन खुद उनसे मिली हुई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये लेटर देख लो। वहां पर जो लेटर के जरिए जो है अभी तक यून म्याओ को फंसाया जा रहा था, असल में तो उसमें लिखा था कि वो एम्परर के लिए अपनी जान भी दे सकती है, अपनी कंट्री के लिए जान दे सकती है, बट कभी भी अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती हैं। इतना पढ़ना था कि एम्परर के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं, ये झूठ है, ये झूठ है। इतनी देर में एक सैनिक आता है, कहता है तुम्हें तो मरना पड़ेगा। वहां पर एम्परर को चाकू मार देता है। कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। उनकी वहां पर डेथ हो जाती है। इधर अभी सेम हालत यून म्याओ की भी होती है कि तुम्हारे सिवा किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया, मुझे माफ कर देना। अगर मुझे कभी जिंदगी में दोबारा मौका मिले ना, तो मैं तुम्हारा एहसान जरूर उतारूंगी। वहां पर बहुत तेजी से शा युनजिन रो रहे होते हैं। हम देखते हैं यून म्याओ की आंखें खुलती है। पता चलता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। यहाँ पर उसके मदर और फादर सब उसे बहुत तेजी से डांट रहे होते हैं कि तुम शादी के लिए मना कर रही हो, तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, तुम चाहती क्या हो। मदर फादर सिस्टर सब उसके चिल्ला रहे होते हैं, बट अभी यून म्याओ का ध्यान तो अपनी शक्ल पर होता है कि सच में वो मरी नहीं, वो तो जिंदा है। लेकिन जो कुछ भी है वो क्या था, आज वही दिन था जब उसने शा युनजिन से अपनी शादी का रिश्ता तोड़ा था, बट अभी उसके पास दूसरा मौका आ गया है। कहती है कि जो पिछली बार हुआ वो सारी गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगी। उसकी बहन का कहना था कि जब ये शा युनजिन से शादी कर लेगी तो वो मेजेस्टी से शादी करेगी, मीन्स शाओ हेंग से, तो वो तो अपनी बहन से ऊपर ही रहेगी। इसी वजह से वो जबरदस्ती उसकी शादी युनजिन से कराना चाहते थे। और जानने वाली बात ये थी कि युनजिन के 2 बच्चे भी थे। पर यून म्याओ चाकू लेकर खड़ी हो जाती है। सब कहते, क्या कर रही हो तुम, इस तरह शादी से पीछे नहीं हट सकती हो, बरोगी। कहती, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ फादर। सब खुश हो जाते हैं कि वाह, तुम शादी करने के लिए तैयार हो। खास हो गया जो तुम तुरंत अचानक से मान गई। लेकिन इधर एक गड़बड़ हो गई होती है कि जो मेजेस्टी होते हैं ना, उनका भी रीबर्थ हुआ होता है। इनोज को बुलाते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आओ, 3 दिनों के अंदर मैं पर्सनली यून म्याओ से शादी करूंगा, जाकर ये डे केयर जारी कर दो। मेजेस्टी कहते हैं कि जो पिछली बार गलतियां हुई ना यून म्याओ, मैं इस बार नहीं करना चाहता। इस बार मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा और तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आएगा। जो शा युनजिन होते हैं ना, बाहर खड़े होते हैं कि उसकी ब्राइड आए, लेकिन ब्राइड तो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी।
सब वहां पर कह रहे थे कि इसकी स्टेप मदर बहुत दुष्ट है, जानबूझ के शाओ युनजुन से शादी करा रही, जिसके 2 बच्चे हैं। बेचारी लड़की देखो यहाँ पर आती है या नहीं आती है, लेकिन कुछ भी कहो शाओ युनजुन हैंडसम तो है। यहाँ पर शाओ युनजुन का सैनिक होता है, बोलता है कि आप सच में उस लड़की से शादी करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि वो बहुत दुष्ट है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपके घर गई ना तो वो आपका भला नहीं करेगी बल्कि पूरे घर को तोड़ देगी। पर दरवाजा खुलता है, सामने से उनमें आवाज आती, सब खुश हो जाते हैं कि वाह, कम से कम ये लड़की तो अच्छी है जो अपनी स्टेप मदर की बात मानकर यहाँ पर शादी करने के लिए आ गई। वो गिरने वाली होती है तो शाओ युनजुन उसको रोक लेते हैं। दोनों की आंखों में आंखें मिलती है, वहां से चली जाती है तो तुरंत ही वहां पर इनोच आते हैं। इनोच अपना डे केयर पढ़ते हैं कि जो सु फैमिली की डॉटर है 3 दिनों के अंदर मैजेस्टी शादी करना चाहते हैं, उन्हें इंपीरियल कॉन्कुबाइन बनाएंगे। और इनोच कहते हैं क्या सच में यही आपकी रियल बेटी है? कहते हैं हाँ हाँ हाँ, यही रियल बेटी, यही रियल बेटी। वो लोग झूठ बोल देते हैं। देखते हैं जो युनम्याओ होती है बैठी होती है। वेडिंग नाइट का टाइम होता है जहाँ पर बहुत ध्यान से जो है युनम्याओ को देख रहे होते हैं। तब मन में सोचती है युनम्याओ के सच में जेंटलमैन है, मैंने कितना अपना अच्छा टाइम उस इंसान के चाहने में गुजार दिया। युनजुन कहते हैं तुम इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मैं तुम्हें कभी भी टच नहीं करने वाला हूँ, बस मैंने ग्रैंड मदर के कहने पर शादी कर ली, अदरवाइज मैं तो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। वो खड़ी हो जाती, कहती है मैं जानती हूँ बट आज वेडिंग नाइट है, प्लीज आप बाहर मत जाइए वरना लोग क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच तो कुछ बनती ही नहीं, मेरा मजाक उड़ाएंगे, प्लीज आप यहीं पर सो जाइए। मन में सोचते हैं युनजुन वैसे भी इस लड़की की बातों में आना तो नहीं चाहता क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, बट क्या करूँ, इसकी बातें भी रीजनेबल लग रही है तो रिफ्यूज तो नहीं कर सकता। कहते हैं ठीक है मैं यहीं पर पढ़ाई करूंगा। तो अब यहाँ पर युनम्या बोलती है मैं तब तक नहा के आती हूँ। वो नहाने जाती है और इधर पूरे टाइम युनजुन पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान जाता है अब युनम्याओ की तरफ। उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तब तक बाहर निकलती है, कहती हस्बैंड। अब उस पर से तो युनजुन की नजर हट नहीं रही होती है। कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मन में सोचती युनम्याओ हाँ हाँ जाओ जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ। तभी हम देखते हैं कि अब युनजुन भी अपने कपड़े चेंज करके उसके बगल लेट जाता है। यहाँ पर युनम्याओ ना उसके ऊपर पैर रखती है, कभी हाथ रखती। ये सब देखकर जो है युनजुन परेशान हो जाता है कि ये सच में जानबूझकर कर रही है या बिना जानबूझ के। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर युनजुन की बहन होती है जो ग्रैंड माँ से कह रही होती है कि ये लड़की ना बहुत ही स्मॉल फैमिली से आई है, मैंने सुना है बहुत ही वल्गर है, आप ना इसकी बातों में मत आइएगा। ग्रैंड मदर कहती है तुम कुछ भी कहो लेकिन वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, कम से कम ऐसी बातें तो उसके बारे में मत करो। कहती है ग्रैंड मदर मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, देखना भी वो आपको ग्रीट भी करने नहीं आएगी। लेकिन ग्रैंड मदर आगे बढ़ती है तो देखती है वहां पर युनम्याओ खड़ी होती है और ग्रैंड मदर को ग्रीट करती है। ग्रैंड मदर उसको देखती है, कहती है वाह क्या लड़की है, सच में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डेलिकेट है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी जो तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसे ही बोल रही हो। कहती ग्रैंड मदर आइए ना। ग्रैंड मदर कहती है फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, चलो मैं बैठ जाती हूँ। वो टी देने के लिए जाती है। जैसे ही टी देती है तो वहां पर जो युनजुन की बहन होती है कहती है कि इसको तो मैं बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ये मेरे भाई का दिल जीतने की कोशिश कर रही है ना, इसको मैं नीचे ही गिरा कर रहूंगी, चाहे जितनी ऊंचाई पर जाओ, नीचे तो तुम्हें गिरना ही है। ग्रैंड माँ बताती है कि देखो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनका तुम्हें ख्याल रखना है। उसकी बहन बोलती है कि ये तो स्टेप मदर है, स्टेप मदर कभी भी अच्छी नहीं होती। हाँ मुझे पता है, सिर्फ ये शाह फैमिली की वेल्थ देखकर यहाँ पर आई ना कि उसे शान और शौकत मिलेगी, गहने मिलेंगे, बट इसको क्या पता कि जिम्मेदारी कुछ और है, 2 बच्चे। तब यहाँ पर युनम्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों को अभी मुझ पर भरोसा नहीं है, बट मैं सच में अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और अपनी शादी को भी बचाने की कोशिश करूंगी। युनजुन मन में खुश हो रहे होते हैं कि अच्छी लड़की से उसकी शादी हुई है। जो युनजुन की बेटी होती है ना वो बोलती है कि मदर आप तो कितनी सुंदर है, फादर ने बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन से शादी की है। वो उसे कैंडी देती है कि खा लो। भाई सोचता है ये औरत जरूर मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाएगी, तो वो कैंडी उठाकर फेंक देता है कि मेरी बहन से दूर रहो। वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे कपड़े इतना फटे हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए नए कपड़े बना दूं। कि युनजुन मन में सोचता है कि मैं कितना लापरवाह हूँ, अपने बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाता। देखो ये कितनी सिंसियर है, आते ही इसने सबसे पहले कपड़ों पर ध्यान दिया। यहाँ से ग्रैंड मदर जाने लगती है तो यहाँ पर युनम्या वो हस्बैंड को रोककर कहती है कि मुझे पता है आप बहुत ही बिजी होंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है,
उसकी बेटी बोलती है कि मदर आप तो मेरे फादर को ना अपने जाल में फंसा रही हैं। उसके फादर अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रखते हैं और दोनों को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहां पर उसका बेटा मजाक उड़ाता है तो वो भी मजाक उड़ाती है। युनजुन की बहन आती है, कहती है ये मत सोचो कि तुम इन दो बच्चों से आगे निकल जाओगी, ये बच्चे बहुत ही जिद्दी और बेकार हैं। कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जिद्दी है लेकिन एक चीज तो कभी नहीं बदल सकती कि तुम मेरी सिस्टर इन लो, और सिस्टर इन लो ही रहोगे, वो भी छोटी प्यारी क्यूट सी। कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जो युनमियो को भूल ही नहीं पा रहे थे। कहते हैं इस बार मैं तुमसे शादी करूंगा। युनमियो जाती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। तभी वहां पर एक दासी होती है जो कपड़े धुल रही होती है। यूर होती है ना, उसके गले पर बहुत तेज से खुजली हो रही होती है। पता चलता है कि उसके रेसेस हो गए हैं। कहती है कि नैनी आपको पता है ना कि इतनी गर्मी हो रही है और आपने इसे इतने मोटे कपड़े पहना दिए, जबकि आपने एकदम नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। देखो ना बच्ची को कितनी ज्यादा रेसेस हो गए हैं। दूर से युनजुन भी सुन रहे होते हैं। कहते हैं देखते हैं कि ये कितना दिखावा कर लेती है। वो भी खड़े होकर सुन रहे होते हैं तो नैनी कहती है कि तुम ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, तुमने बच्चों को जन्म नहीं दिया तो क्या जानो। फिर से कपड़े धुलने लगती है। गुस्सा तो बहुत आ रही होती है युनमियो को कि इसको सबक सिखाएगा, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। नैनी लगातार बोलती जा रही थी कि ये अडॉप्टेड बच्चे हैं, अडॉप्टेड बच्चों की इतनी देखभाल मत करो, मुझे पता है कि स्टेप मदर हो, इसी वजह से बस दिखावा कर रही हो, ज्यादा दिखावा नहीं कर पाओगी। इतनी तेज से युनमियो को गुस्सा आता है कि चिल्ला देती है कि तुम एक सर्वेंट हो, सर्वेंट की जुबान इतनी लंबी कैसे हो सकती है, दोबारा अगर अपनी जुबान ऐसे ही चलाई ना तो जुबान कटवा कर फेंकवा दूंगी। कहती माफ करिएगा मुझसे गलती हो गई। कहती ठीक है 6 मंथ की तुम्हारी सैलरी काटी जाती है, निकलो यहाँ से। यहाँ पर युनमियो अपनी बेटी को दवा लगाती है, कहती सब ठीक हो जाएगा। युनजुन देखता है तो मन ही मन खुश हो रहा होता है लेकिन सामने से नहीं दिखाता है। युनजुन का सैनिक बोलता है कि सच में लेडी तो बहुत अच्छी है, इतने अच्छे से बच्चों की केयर कर रही हैं, आप दोनों की जोड़ी ना तो हेवन में बनी होगी। कहता है चलो मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। सैनिक कहता है लेकिन आप लेडी को नहीं देखना चाहते, एक औरत ही तो है, भला बिजनेस से इम्पोर्टेंट औरत कैसे हो सकती है। लेकिन आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ते हैं। सैनिक हंस रहा होता है कि देखे बिना मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन जाना भी है। और युनमियो से कहती है कि मदर प्लीज आप मुझे कैंडी नई तरीके से खिलाना सिखाएंगी। कहती कौन सा नया तरीका है मुझे बताओ। कहती है ठीक है मैं बताती हूँ कि कैसे कैंडी खिलाया जाता है। वो ऊपर कैंडी उछालती है और उसके मुंह में अचानक से कैंडी फंस जाती है। यहाँ पर युनमियो बहुत ज्यादा डर जाती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें। वो उसे पानी पिलाती है और उसके पीठ पर बहुत तेज तेज से मार रही होती है। इतनी देर में ग्रैंड मदर वहां पर आ जाती है और साथ में जो है उसकी सिस्टर इन लॉ भी। सिस्टर इन लॉ कहने लगती है देखा मदर मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, देखो ना बच्ची को कैसे पीट रही है। ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ सही कहा, मैंने इसे चुनकर शायद गलती की है, प्लीज इसे छोड़ो छोड़ो। लेकिन वो लगातार बस उसकी पीठ पर मार रही होती है। तभी उसका भाई भी आ जाता है। कहता है मदर मेरी बहन को छोड़ दो। यहाँ पर सिर्फ युनमियो की दासी ही थी जो सबको पकड़ रही थी और कह रही थी कि प्लीज अभी मत जाओ, वो जान बचा रही है। लेकिन ग्रैंड मदर और सबको क्या लग रहा था ना कि वो जान ले रही है। यहाँ पर बहुत ही तेज से लड़ाई हो रही होती है। अब लास्ट में ऐसा हो जाता है ना कि योर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तब भी युनमियो हार नहीं मानती, सबको धक्का देकर जाती है। ग्रैंड मदर कहती है कि आदमियों इधर आओ और इसे मारकर यहाँ से निकाल दो। अचानक से उसके मुंह से कैंडी निकलती है। कहती है थैंक यू सो मच मदर कि आपने मेरी जान बचा ली, और ये बैड वुमेन, ये मेरी आंट ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसी वजह से तो ये मुझे इतना परेशान कर रही थी। ग्रैंड मदर आप भी मेरी माँ को नहीं समझती हैं। ग्रैंड मदर कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना बेटा, कि मैंने तुम पर ऐसे चिल्लाया। यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम तो बहुत ही नॉनसेंस हो, ऐसी हरकतें करती हो कि किसी को भी लगे कि तुम मरने वाली हो। योर का भाई कहता है कि थैंक यू मदर कि आपने मेरी बहन की जान बचा ली, और वो थैंक यू के बदले गिफ्ट देकर जाता है। मन में सोचती है युनमियो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बच्चे उसके करीब तो आ रहे हैं। यहाँ पर अब ग्रैंड मदर पूरे घर की जिम्मेदारी ना युनमियो को दे देती है। कहती है मदर मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिस्टर इन लॉ बोलती है कि मदर आप भला कैसे किसी कल की आई हुई लड़की को घर की जिम्मेदारी दे सकती हैं। ग्रैंड मदर गुस्सा हो जाती है कि देखो घर की जिम्मेदारी यही संभालेगी और तुम चुप बैठो। यहाँ पर उसको बहुत गुस्सा आता है। रात हो गई होती है लेकिन मैजेस्टी को नींद नहीं आती है। कहते हैं तुमने बिस्तर कैसे लगाया है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। इनोज कहते हैं कि मुझे माफ करिएगा मैजेस्टी, लेकिन जैसा आप सोते हैं ना वैसे ही ये बिस्तर लगाया गया है। यहाँ पर मैजेस्टी को पूरे टाइम दिखाई दे रही होती है युनमियो करी, वो खुश हो रहा होता है। कहता है कोई बात नहीं, शायद मुझे उसकी आदत पड़ गई थी। इधर रात होते ही हम देखते हैं कि युनजुन भी आ जाता है और युनमियो को देखता है कि वो बिस्तर बिछा रही है।
बड़े ही प्यार से बिस्तर बिछा रही होती है और उसको देख रहा होता है। उसको इस पोजीशन में देखकर ना वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। कहता है कि देखो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, ना तुमको छूऊंगा, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कहती है कि हाँ हस्बैंड, मुझे पता है कि आप मुझे नहीं छुएंगे, मैं तो बस आपका बिस्तर लगा रही थी ताकि ठंडी बहुत ज्यादा है, आपको ठंड ना लगे। वैसे आप क्या सोच रहे थे कि मैं क्या कर रही हूँ? कहते कुछ नहीं सोच रहा था, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। वो तो बहुत पहले क्लियरली आप बता चुके हैं कि आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन ये मत बोलो हस्बैंड कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो उसके गले पर हाथ रखती है तो यहाँ पर जो युनजुन होती है ना, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होती है। कहते हैं ठीक है चलो डिनर कर लो। पर शाह युनजुन कहता है कि देखो मुझे सब कुछ पता चला कि तुम्हें किस तरह दिन में बुली किया गया है। आगे से अगर किसी ने भी तुम्हें बुली किया ना तो मुझे बताना ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम मेरी वाइफ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, समझी? इतना सुनते ही यहाँ पर युनम्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सेम वही जब वो लास्ट टाइम पर मर रही थी तब वहां पर युनजुन ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। कहते क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही हस्बैंड। वैसे कल मैं अपने घर जा रही हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे मुझे कंपनी देने के लिए? युनजुन सोचता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे पता है अभी भी ये नाटक कर रही है। कह रही होती है हस्बैंड प्लीज चलो ना मेरे साथ, मैंने सब कुछ तैयारी कर ली। कहते ठीक है, अगर मुझे कोर्ट से जल्दी टाइम मिल गया ना तो मैं आ जाऊंगा। वो खुश होकर वहां से चली जाती है। कहते हैं लगता है मैं इसके जाल में फंस रहा हूँ, ये ऐसा मेरे सामने रोती है ना कि बस मैं इसकी बातों में ही फंस जाता हूँ। देखते हैं कि रात हो जाती है, लेकिन युनजुन को पूरे टाइम बस युनम्याओ के ही सपने आया करते हैं कि कैसे नहा रही थी, कैसे आई थी। यहाँ पर उन्हें तो अपने ऊपर भी शक हो रहा होता है कि सच में क्या वो युनम्याओ के प्यार में इतने पागल हो सकते हैं। इधर हम देखते हैं मेजेस्टी कहते हैं कि सब कुछ तैयारी करो, जितना गोल्ड है, जितना पर्ल है, सब इकट्ठा करो, मुझे उसके पास जाना है, उसे एक रिवॉर्ड की तरह देना है। इनोज कहते वो कंकुबाइन है, आप उसे कैसे दे सकते हैं? कहते जो तुमसे कहा जा रहा है ना बस वही करो। युनम्याओ तो बचपन से ही मुझे लाइक करती है, वो तो मुझे देखकर बहुत खुश होगी, इतना रिवॉर्ड देखकर भी खुश होगी। इधर तीसरा दिन था। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर युनम्याओ की बहन ना लगातार चक्कर इधर से उधर लगा रही थी। उसकी मदर कहती चुप बैठ जाओ, जब मैजेस्टी आएंगे तो तुमको दिख ही जाएंगे। कहती है लेकिन मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं? कहते लगता आ गए, लेकिन सामने से युनम्याओ आ रही थी, वो भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर। कहती क्या करने आई हो यहाँ पर? तब युनम्याओ कहती वाह तुमने तो रेड ड्रेस पहन रखी है, कहाँ जा रही हो आखिरकार? कहती है क्यों, तुम्हें पता नहीं चला क्या कि मेरी मैजेस्टी से शादी हो रही है? मन में सोचती है तो प्रीवियस लाइफ से काफी ज्यादा डिफरेंट है, लगता है इस बार सब कुछ बदल गया। अब लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैजेस्टी इसको वैल्यू दे रहे हैं तो ये भी अच्छी ही बात है, कम से कम मेरे पीछे तो नहीं आएंगे ना। उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ पर बिना अपने हस्बैंड की आ गई क्या? लगता है तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे दोनों बच्चों ने तुम्हें बहुत परेशान किया। अब यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि देखो आज एम्परर आने वाले हैं, तो यहाँ से जल्द चली जाओ ताकि तुम्हारी सिस्टर की शादी अच्छे से हो सके। कहती ठीक है फादर, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन एक बार रिमाइंड करवा दो, मेरा हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे ना मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं, आपने अच्छा किया मेरी उससे शादी कराकर। उसकी बहन बोलती कि अच्छा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया। कहती घमंड नहीं हो गया है, बस बता रही हूँ, अब तो मैं नोबल बन चुकी हूँ, देखो ना मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। ग्रैंड मदर ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं, इसी वजह से तो उन्होंने मुझे ये कपड़े दिए। फिर उसकी बहन बोलती है कि तुम ज्यादा मत तोड़ो, मुझे पता है कि तुमने ये कपड़े या चुरा के पहने होंगे, भला तुम्हारी वहां पर कोई भी वैल्यू होती है? कुछ भी नहीं होता होगा, और तुम्हें लगता है कि तुम ये कपड़े पहनने लायक हो, चलो कपड़े उतारो। ये कहती क्या कर रही हो, कपड़े क्यों उतार रही हो? कहती मैंने कहा नहीं कपड़े उतारो, तुम नहीं पहन सकती। तभी सामने से मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते फाइनली मैंने तुम्हें जी भर कर देख ही लिया। यहाँ पर उसकी बहन नीचे बैठ जाती है। कहती ठीक है। मैजेस्टी अपना हाथ आगे देती है। मैजेस्टी उसको धक्का मारकर आगे चले जाते हैं और पकड़ लेते हैं युनम्याओ का हाथ। कहते तुम ठीक तो हो ना? अब यहाँ पर उसकी बहन कहती है कि मैजेस्टी आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, इनोज ने आकर बताया था कि शादी होने वाली है और वो लड़की मैं हूँ, बहुत ही बेकार लड़की है, हमेशा ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, मेरी ज्वेलरी चुराती है। मैजेस्टी कहते हैं अपना हाथ नीचे रखो। कहती मैं आपकी कॉन्कुबाइन हूँ, आप मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, अब बल्कि आप चाहे तो मेरे लिए न्याय कर सकते हैं। युनम्याओ को इस घर से एक्सपेल कर दीजिए ताकि इसे कहीं भीख मांगने की जगह भी ना मिले। कहते अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्वीन की जगह दे दूं? कहते ये थैंक यू सो मच कि आप मेरे लिए फेवर करेंगे। मैजेस्टी उसको थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही पर्सन से शादी करनी है, युनम्याओ, इसके अलावा किसी से भी नहीं। पर इनोज को भी मैजेस्टी बहुत ऐसे चिल्लाते हैं कि डॉग कहीं के, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता था कि मैंने किससे शादी करने के लिए कहा था? युनम्याओ कहती है कि मैजेस्टी मेरी शादी हो चुकी है, आप मेरा हाथ ऐसे मत पकड़िए। मैजेस्टी कहते हैं कि सिली बातें मत करो प्लीज, तुम मेरी कॉन्कुबाइन बन जाओ और उनको छोड़ दो। आखिर कौन सा इंसान है जिसने तुमसे
शादी की। और किसके अंदर इतनी हिम्मत? तो तुम मेरी कॉन्कुबाइन नहीं बनना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें अपनी क्वीन बना लूंगा। क्वीन का नाम सुनते ही उसे पुरानी यादें फिर ताजा हो जाती है। क्वीन सेरेमनी के दिन उसे किस तरह बेइज्जत किया गया था। हाथ पीछे खींच लेती, कहती मैं इसकी वर्दी नहीं हूँ। आपको जिससे शादी करनी है करिए, लेकिन आप मेरे पास दोबारा मत आइएगा। मैजेस्टी फिर से उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, मैं भी तो देखना चाहूंगा। कहते हैं कि इम्परर आप अपनी हद में रहिए। कहते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड मुझे बिलोंग करता है, अगर मैं तुम्हें चाहूंगा तो छीन लूंगा, कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता है। उसका हाथ पकड़कर बहुत तेज अपनी तरफ से घसीट रहे होते हैं। वो कहती छोड़ दो छोड़ दो। तभी एक तीर उसके बीच से होकर गुजरती है। कहते किसने तीर मारी? तब हम देखते हैं कि युनजुन आता है, कहता है कि मैजेस्टी आपको नहीं लगता है कि आप मेरी वाइफ का हाथ जबरदस्ती पकड़ रहे हैं? कहते हैं इंपीरियल अंकल आप यहाँ, वैसे भी ये कॉन्कुबाइन है, 2 बच्चों के आदमी से शादी की है। कहते हैं वो 2 बच्चों का आदमी मैं ही हूँ। यहाँ पर मैजेस्टी अपनी तरफ खींचते हैं तो युनजुन अपनी तरफ खींचते हैं कि प्लीज आप मेरी वाइफ से दूर रहिए, आज आपकी शादी है ना, तो आप शादी करिए। कहते हैं इंपीरियल अंकल सच में आप युनमियो को लाइक करते हैं क्या? कहते हैं हाँ बहुत लाइक करता हूँ मैजेस्टी, इसी वजह से आपके शादी में डिफिकल्टीज ना पैदा हो, मैं अपनी वाइफ को लेकर जाना चाहता हूँ। याद रखो कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, और जो सामने युनमियो खड़ी है ये तुम्हारी आंट है, तो अपना रिश्ता कभी मत भूलना। कहते लेकिन सच में तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो ना युनमियो, तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते होंगे। तब तक वहाँ पर योर आ जाती है। कहती है मदर मदर आप कहाँ चली गई थी? मैं तो यहीं पर हूँ, तुम अकेले कैसे घर से आ गई? कहती मुझे पता चला ना हम मुसीबत में हैं, तो मैं अकेले यहाँ पर चली आई, मुझे कोई भी नहीं रोक पाया। युनमियो युनजुन से कहती है कि तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, देखो बेचारी अकेले घर से आ गई, कुछ हो जाता तो तुम्हें क्या लगता है मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। अब तो इम्परर और भी पीछे गिर जाते हैं कि ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था, लगता है मैं गलत टाइम पर आया हूँ। इनोज उसे संभालते हैं और उसको पुरानी बातें याद आती है कि कैसे युनमियो ने कहा था कि उससे इस जन्म में किसी जन्म में नहीं मिलेगी। तीनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन मैजेस्टी सिर्फ एक ही रट लगाए होते हैं कि मुझे युनमियो चाहिए तो चाहिए। पीछे से उसकी बहन हाथ पकड़ लेती है कि मैजेस्टी मेरा क्या, मेरी तो हर जगह बेइज्जती होगी ना। कहते तुम मेरे लिए किसी कूड़े से कम नहीं हो, हाँ लेकिन तभी मेरे लिए यूजफुल हो, चलो महल आ जाओ। वहां पर वो मन में सोच रही होती है कि महल चली जाऊंगा तो इस युनमियो से निपट ही लूंगी। अभी हम देखते हैं युनमियो वापस आती है तो जो है युनजुन पूछता है कि तुम्हारी और प्रिंस की कुछ ज्यादा ही नहीं खास बन रही थी। युनमियो कहती है लगता है आपको जलन हो रही है, अगर आपको जलन हो रही है तो अच्छी बात है, आप मेरे हस्बैंड में जलन होना ही चाहिए। कहते हैं मुझे कोई जलन नहीं हो रही, तुम चाहे जो करो। उतनी देर में ही वो युनजुन को किस कर लेती है। तब यूर बोलती है कि मदर आपको शर्म नहीं आ रही, आप मेरे सामने ही किस कर रहे हैं फादर को। यहाँ पर युनजुन कहता है मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। तब भी वो स्माइल कर रही होती है, पता चलता है कि यंग मास्टर को कुछ हो गया है। वो जाती है, भागकर देखती है कि उसका बेटा जमीन पर बैठा हुआ है। ग्रैंड मदर कहती है युनमियो तुम आ गई। कहती ग्रैंड मदर बताइए कि क्या हुआ है, जिनहान ने ऐसी क्या गलती कर दी है। तब उसकी सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुमने अपने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर लिया ना, लेकिन वो इतने नॉटी हैं और इतनी खतरनाक हरकतें कर रहे हैं कि देखो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। युनमियो कहती है मैं अपना बेस्ट करूंगी ताकि आगे से जिनहान ऐसी गलती ना करे, प्लीज मुझे बताइए ना कि मेरे बेटे ने क्या किया है। तभी हम देखते हैं वही नैनी आती है और बताती है कि इंपीरियल कॉन्कुबाइन, पता है जब रूम साफ किया जा रहा था तो यंग मास्टर ने आज पर्ल को चोरी किया है, और वो पर्ल कोई ऐसा वैसा पर्ल नहीं, बहुत कीमती पर्ल है। तब जाती है युनमियो जिनहान से कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहता है मदर जब मैंने चोरी ही नहीं की तो मैं क्या बताऊं। युनमियो कहती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। सिस्टर इन लॉ कहती है कि हाँ तुम कितना भी यकीन कर लो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना। कहती है ठीक है मुझे दिखाया जाए कि आखिर मेरे बेटे ने क्या चोरी की है। कहती ग्रैंड मदर देखो ना ये कितना ज्यादा बोल रही है, जबकि नेकलेस चोरी हुआ है। कॉन्कुबाइन कितना भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश करे लेकिन ये समझ ले चोरी की आदत गलत है। पर ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ सही बात है युनमियो, तुम्हें अपने बेटे का हर चीज में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, गलत बात तो गलत होती है ना। नैनी बोलती है कि मुझे कुछ याद आया ओल्ड लेडी, पता है जो है ना ये सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही चोरी करता है। यंग मास्टर पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से ये युनमियो आई है ना तब से ये चोरी करना भी सीख गए हैं, जरूर यही सिखा रही होगी। सिस्टर इन लॉ कहती है देखा देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि जैसा तुम हो वैसा तुम्हारा बेटा, आगे चलकर तुम जब प्रेग्नेंट होगी तो वैसे तुम्हारे बच्चे भी होंगे। पर जिनहान कहता है मदर सच में आपके 2 फेस है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। नैनी तो हंस रही होती है कि युनमियो कहती है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए फैसला लूंगी। नैनी कहती है क्या फैसला लोगी? मुझे वो माला दिखाओ जो इसने चोरी की है। वो मोतियों को सूंघती है, बोलती है कि ये वो माला है ही नहीं, मतलब ये नकली है डोंगजू का माला, और जो असली डोंगजू का माला होता है ना बहुत ही कलरफुल होता है, इतना ज्यादा चमकीला
कि उसे देखते ही आंखें चमक जाती। कहती तुम्हें कैसे पता? मन में सोचती है मैंने उसे कई बार पहना है, इसी वजह से पता है। अब ग्रैंड मदर के पास लेकर जाती है। कहती है देखिए ना ग्रैंड मदर, ये असली नहीं है ना? ग्रैंड मदर जब करीब से देखती कहती हाँ ये तो असली नहीं है। यहाँ पर तुरंत ही युनम्यो नैनी के पास जाती है। कहती बताओ ना कहाँ पर है? कहती है क्या आप मुझे चोरी के इल्जाम में फंसा रही? कहती है नहीं नहीं, सच बताइए ना कि आपने वो नेकलेस कहाँ छुपा कर रखा। झटका लगता है तो वो असली नेकलेस नीचे गिर जाता है। कहती है देखो इस ओल्ड लेडी ने चुराया था। इतनी देर में वो हेयर पिन निकाल लेती है बुढ़िया और युनम्यो को मारने चलती है। जिनहान आ जाता है। कहता है दूर हटो मेरी माँ से। कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कहता नहीं नहीं मदर, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। वो वहां से चला जाता है। ग्रैंड मदर कहती है कि तुम मेरे लिए ब्लेसिंग हो। जब से तुम्हें ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है और दोनों बच्चे भी तुम्हें कितना प्यार करते हैं। जैसे ही वहां से जाने लगती है उसकी सिस्टर इन लॉ तो यून में उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? कहती सिस्टर इन लॉ इतना याद रखो कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे पता है कि उसमें तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। चलो मैं तुम्हारी एनिमी फिर भी मान सकती हूँ, लेकिन दोनों बच्चे तो तुम्हारी एनिमी नहीं है ना। मन में सोचती है कि यार सच में मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को इतने दिन से गलत समझा। मैं तो सोचती थी कि वो यहाँ सिर्फ ऐशो आराम करने आई है, लेकिन आज का रवैया देखकर लगता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ काफी अच्छी है। वहां पर उसको दवा देती है कि लगा लो सिस्टर। कहती सिस्टर किसको बोल रही हूँ? मैं कोई सिस्टर विस्टर नहीं हूँ। वो स्माइल कर रही होती है। रात हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर युनजुन जो युनम्यो को दवा लगा रहा होता है। कहता है आगे से ऐसी गलती मत करना। कहती है नहीं करूंगी। युनजुन कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो नकली नेकलेस है? कहती है कि मुझे महक से पता चल गया। जब मैंने महक सूंघी तभी मुझे पता चल गया कि ये नकली है, क्योंकि मैंने कई जगह पर उसकी महक के बारे में सुन रखा था। कहते अच्छा और तुम्हें क्या क्या पता है? कहती है देखो ना मेरे अंदर से भी बहुत अच्छी महक आ रही है। युनजुन के काफी करीब चली जाती है। कहती है स्मेल अच्छी है ना? जैसे उसको किस करने चलते तो अपना पीछे हट जाती। कहती ओ मुझे याद आया कि आप मेरे हस्बैंड है, लेकिन आप मुझे कभी छू नहीं सकते, कि आप जाकर पढ़िए। कहते नहीं आज मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी। यहाँ पे युनम्यो कहते क्यों क्यों कोई पढ़ाई नहीं करनी है? आज आपका कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है? वो उसको किस करने लगता है। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर योर आ जाती है। कहती क्या हुआ योर, तुम इतना डरी हुई क्या हो? कहती है मदर मुझे वहाँ पर नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहती कोई बात नहीं, चलो लेट जाओ। अभी वो उन दोनों के बीच में लेट गई थी। मैजेस्टी थे कि साइको होते ही चले जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें अभी पता चलता है इनोस द्वारा कि जो युनम्यो है और युनजुन है उन दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। मीन्स अभी भी वो दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। कहते देखा देखा, मैंने तो पहले ही पता था कि युनम्यो सिर्फ मुझे ही प्यार करती है, इसी वजह से तो उसने अभी तक युनजुन को छुआ तक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कॉन्कोबाइन आ जाती है। कहती है कि मैंने आपके लिए बनाया है, प्लीज खा लीजिए। यहाँ पर मैजेस्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओगी या नहीं जाओगी? मैंने बस तुम्हें अपने फायदे के लिए यहाँ पर रोका था, वरना मैं तुम्हें मौत के घाट उतार देता। निकलो यहाँ से, पार्टी का आयोजन करो जिसमें सिर्फ युनम्यो आएगी। कहती है लेकिन मैजेस्टी क्यों? कहते हैं क्योंकि तुम्हारे जरिए ही मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। उसको बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। जहाँ पर वो पिछले टाइम को सोचता है कि एक बार जब उसने ऐसे ही उसको बुलाया था ना, तो पानी में गिर गई थी युनम्यो, जहाँ पर मैजेस्टी ने उसको बचाया था, जिसके लिए तो वो और भी मैजेस्टी के करीब चली गई थी। सोचता है कि अब यही मौका है जहाँ पर वो युनम्यो को बचाएगा और उसके करीब जाएगा। सामने से युनम्यो आ जाती है। कहती है मैजेस्टी मैं आ गई हूँ। उसको देखकर मैजेस्टी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्या उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहती मैजेस्टी हाथ छोड़ दीजिए, बताइए आपने यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी पीछे से युनजुन भी आ जाता है। कहते अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहते क्यों, जहाँ पर मेरी वाइफ जाएगी वहां पर मैं जाऊंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? कहते नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी वाइफ से कहते हैं जाओ इसे पूल दिखा दो जाकर। वो रास्ते में जा रही होती है, जहाँ पर उसकी बहन को ज्यादा ही गुस्सा कर रही होती है। युनम्यो कहती है कि मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी तुमसे कुछ नहीं छीना, फिर तुम मुझसे इतना जलती क्यों हो? कहती है जलती हूँ, बहुत जलती हूँ, क्योंकि इम्परर तुम्हें ही हमेशा मिस करते हैं। उसे मारने चलती है तो युनम्यो उसका हाथ पीछे कर देती है और उसकी बहन फिर से युनम्यो का हाथ पकड़ती है। युनम्यो कहती है चाहती क्या हो तुम भला? कहती तुम्हारी मौत, और उसे पानी में धक्का दे देती है। इधर हम देखते हैं जुन और मैजेस्टी साथ में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर मैजेस्टी तो मन ही मन खुश हो रहे होते हैं कि मौका आने ही वाला है। जहाँ पर वो बस इंतजार कर रहे होते तभी इनोस बताते हैं कि पानी में मिस गिर गई हैं। तुरंत ही मैजेस्टी भाग कर जाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें युनम्यो बचा कर ही रहूं। ये भी नहीं देखते कि किसकी शक्ल है, बस उठा कर ले आते हैं।
शक्ल देखते हैं तो मैजेस्टी के होश उड़ जाते हैं, यूमी है। तो पीछे युन युन जाता है, कहते हैं युन म्याओ तुम यहाँ पर, कहती हाँ। पता चलता है कि जब पानी में गिरने वाली थी तो उसे तो पहले से ही पता था कि चाल क्या है। यहाँ पर अपना आगे हो जाती है और यूमी को पीछे गिरा देती है पानी में। यूमी कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे क्यों गिराया। मैजेस्टी से कहती है कि देखो ना मैजेस्टी, इसने मेरा क्या हाल किया, इसने जानबूझकर ऐसा किया है। युन युन कहता है कि मैजेस्टी मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपना पर्सनल मुद्दा संभालिए। मैजेस्टी कहते हैं जाने की जरूरत नहीं है, लैटन फेस्टिवल शुरू ही होने वाला है, तो तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, कपड़े वगैरह चेंज कर लो। लैटन फेस्टिवल के अंतर्गत मैं तुमसे मिलता हूँ। और यूमी से भी कहते हैं जाओ कपड़े चेंज कर। वो बहुत मुस्कुरा रही होती है। यूनियन कहता है क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो। कहती है बैटलफील्ड में युद्ध जीत गई और उसे किस करने चलती है तो यूनियन अपना मुंह आगे कर देता है तो उसके लिप्स पर उसका किस हो जाता है। वो शर्माने लगती है तो यूनियन कहता है शर्माने की क्या जरूरत है, लेकिन तुम मुझे किस कर सकती हो। कहती है ठीक है। अभी हम देखते हैं लैटन फेस्टिवल शुरू हो गया होता है, सब लोग एक जगह पर बैठने के लिए जाते हैं। जितने भी मंत्री वगैरह थे ना, वो जैसे ही यूनियन को देखते हैं ग्रीट करते हैं तो खड़े ही रहते हैं। मैजेस्टी कहते हैं सब लोग बैठो, लेकिन कोई भी नहीं बैठता। जब यूनियन कहता है कि बैठो तो सारे के सारे मंत्री बैठ जाते हैं। मैजेस्टी हंसने लगते हैं कि लगता है मेरे से ज्यादा तो मेरे अंकल की यहाँ पर ज्यादा ही जान पहचान है। तब यहाँ पर यूनियन बोलता है कि मैंने इतने सालों युद्ध लड़ा है तो वो बस सब लोग मेरे लिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यूमी बोलती है कि हाँ हाँ रिस्पेक्ट तो तुम्हें ही करेंगे ना, जैसा लगता है मैजेस्टी तो बस ऐसे ही बन गए, तुम भी मैजेस्टी के अंडर में ही आते हो तो ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन यहाँ पर यूर के कान में यूनमिया कुछ कहती है कोवाइन आपको डर नहीं लगता है कि आप किंग के बगल बैठी है, सोचो इतना हैंडसम पर्सन आपका गला दबा दे तो क्या होगा। जितने भी लोग थे वहां पर हंस रहे होते हैं कि छोटी सी बच्ची कितनी अच्छी बातें करती है। लेकिन यूमी बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं यूनमिया, पहले तुम्हारा गला दबाऊंगी फिर इस लड़की का भी गला दबाऊंगी कि जो मेरे खिलाफ ऐसी बातें कर रही है। तभी वहां पर इनोच आते हैं और एक जेडे बनवाया था प्रीवियस लाइफ में, क्या हुआ था उस जेडे के लिए जो है यूनमिया और मैजेस्टी के बीच काफी झड़प हुई थी, क्योंकि यूनमिया को वो पसंद था और मैजेस्टी उसे देना नहीं चाहते थे। लेकिन आज मैजेस्टी अपनी तरफ से उसे दे रहे थे। कहते ये ले लो गिफ्ट है। कहती मैं ये गिफ्ट नहीं लूंगी, ये काफी महंगा है। कहते मैंने कहा ना ले लो। वैसे अंकल आपने किस गिफ्ट का इंतजाम किया है। पर यूनियन कहता है कि मैंने तो कोई इंतजाम नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता है। पर मैजेस्टी हंसने लगते हैं कि आपको अपनी वाइफ की कोई कदर ही नहीं है। यूर बोलते है कि फादर झूठ बोल रहे हैं, सरप्राइज है। और वो एक हेयर पिन लाया हुआ होता है, हेयर पिन देखकर वो बहुत खुश होती है। कहती हस्बैंड मेरे बालों में लगा दीजिए। मैजेस्टी कहते हैं कि इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा साम्राज्य और आपने बस एक हेयर पिन दी। तभी वहां पर मील भी आ जाती है खाने के लिए। कहती वहाँ डम्पलिंग्स में तो खाऊंगी। वहां पर उसकी बेटी और सब लोग खाने लगते हैं। लोटस सीड्स होता है जो युन जुन जो है युनमिया को देने लगता है। मैजेस्टी फिर से हंसने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि युनमिया को लोटस सीड से एलर्जी हो जाती है। वो अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करता है कि हमेशा ही जो युनमिया थी ना मैजेस्टी के लिए लोटस का सूप बनाया करती थी, भले ही उसको एलर्जी होती थी लेकिन वो तब भी बनाती थी। युनजुन कहते हैं कि सच में तुम्हें इससे एलर्जी है। कहती है हाँ। प्योर को नींद आने लगती है। कहते हैं चलो बैक हॉल में सुला दूं। तब युनजुन कहता है मैं भी चलूंगा, लेकिन मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं हम दोनों लोग पहले ड्रिंक तो कर ले। मैजेस्टी गुस्से में ना उसका कप टकराता है, आधी वाइन तो नीचे गिर जाती है। इधर अब युनमिया यूर को लेकर आती है, सुलाती है। जैसे वो सुला देती है, लेकिन यहाँ पर युनजुन को गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों। कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सब कुछ। कहती है क्या हस्बैंड अभी भी आपको जलन हो रही, ये मत कहना कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, अगर प्यार ही नहीं है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो जो जार होता है ना वो नीचे गिर जाता है। कहती है हस्बैंड जेलस करते हुए आप कितने अच्छे लगते हैं, इतना जान लीजिए युनमिया सिर्फ आपकी है। कहते हैं सच में। कहती है कि हाँ। वहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। यूमी बोलती है कि अभी तक ये लोग क्यों नहीं आए हैं, लगता है लड़ाई झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, रॉयल फैमिली में भी लड़ाई झगड़ा होगा क्या। इनोस बोलते हैं कि अंदर तोड़ने फोड़ने की आवाजें आ रही। मन में सोचते हैं कि सही मामला है, वहां पर जाऊंगा और उन दोनों से कह दूंगा कि तलाक ले। झटके से दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि वहां पर एक नौकर और नौकरानी जो है आपस में किस कर रहे हैं। कहते हैं कि ये यहाँ पर अफेयर चल रहा है, इन लोगों को मौत के घाट उतार दो। आखिर ये दोनों लोग कहाँ हैं। मैजेस्टी वापस आते कल और युनमिया बैठे हुए होते। कहते हैं आप दोनों यहाँ पर। यूमी बोलती है कि क्या हुआ, आप लोगों ने इतनी देर लगा दी, कुछ सेमफुल कर रहे थे क्या। युनमिया बोलती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ भी सेमफुल नहीं होता है। तब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट उसको डांट कर भगा देते हैं कि जाओ आराम करो जाकर। लेकिन इतनी देर में रेड मार्क दिख जाता है मैजिस्ट्रेट को युनमिया के गले पर। कहते हैं ये रेड मार्क कहाँ से आया। कहती है अरे ये रेड मार्क तो बस ऐसे ही आ गया, मुझे लगता है मच्छर ने काट लिया। कहते अरे हाँ मैं भी पता नहीं क्या फालतू सोच रहा हूँ।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट आती है लियो, जो अपना डांस दिखाने के लिए कहते हैं वाह ये तो बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। लो उसका डांस तो युनजुन देख ही नहीं रहा होता, से युनम्या को ही देख रहा होता। अपना मुंह खोलती है तो मैजेस्टी कहते हैं तो काफी खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर मैजेस्टी का इरादा कुछ और होता है। वो चाह रहे थे कि युनजुन की कॉन्कुबाइन ला दी जाए जिंदगी में, जिससे वो युनम्या की जिंदगी से हट जाए। कहते हैं ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है, पिछली बार मैं दे नहीं पाया था ना युद्ध जीतने के बाद, तो इसे कंकोबाइन के रूप में रख लो। कहते हैं मुझे शादी नहीं करनी तो मैं कंकोबाइन क्या करूंगा। सब कहते हैं कितनी किस्मत अच्छी है कि मैजेस्टी आपको ये लड़की दे रहे हैं, कितनी सुंदर है। ऐसे युनजुन मना करते हैं तो वो बहुत देर से यह मैजेस्टी गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मैजेस्टी को मना नहीं कर सकते हो, तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी। तब तुरंत ही युनम्या खड़ी होती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस लेडी को जो है मेरे हस्बैंड से शादी करनी चाहिए, 2 बच्चे हैं, घर है, वो हैंडल नहीं कर पाएगी, ये काफी डेलिकेट लग रही है। लेकिन जो लियो होती है कहती मैं कर लूंगी शादी, मैं तो जो है मरने के लिए भी तैयार हूँ युनजुन के लिए। लेकिन युनजुन शादी करने से साफ मना कर देता है। तब मैजेस्टी कहते हैं ले जाओ इसे और मौत के घाट उतार दो। तब यहाँ पर युनम्या खड़ी होती है, कहती है मैजेस्टी मेरे हस्बैंड जरूर शादी करेंगे, उनको कंकुबाइन भी लाएंगे। तुरंत ही उन दोनों की शादी भी हो जाती है। बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं युनजुन। तब युनम्या कहती है कि प्लीज ड्रिंक मत करो, चलो आराम कर लो जाकर। कहते हैं मैं आज रात यहाँ पर नहीं रुकूंगा। कहती है तो फिर कहाँ रुकेंगे। कहते हैं क्यों, मेरी शादी हुई है तो मैं अपनी नई वाइफ के पास रुकूंगा। वहां पर जाते हैं, वो उसके कपड़े निकालने लगती है तो युनजुन कहता है दूर हटो यहाँ से। कहती है नहीं मुझे तो आपके पास ही रहना, आखिर मैं आपकी चॉइस हूँ। कहते हैं कोई चॉइस नहीं हो। युनजुन को पता चलता है कि उसके आने के तुरंत बाद ही युनम्या सो गई है। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वो आराम से सोई पड़ी है। अब इस पर युनजुन को बहुत गुस्सा आता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मैं यहाँ पर आया और उसको जरा से भी जेलसी नहीं हो रही। लियो कहती है आप मेरे साथ रुक जाइए ना, मैं आपकी बहुत केयर करूंगी। उसे धक्का दे देते वहां से चले जाते हैं। कहती कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी, मैं तो बस अपनी कंट्री को बचाने के लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, वरना मैं तुम्हारी तरफ देखो भी ना। लियो है ना, उसका युनम्या से कोई रिश्ता है, क्योंकि वो बार बार कह रही थी युनम्या सिस्टर आप मुझे भूल गई। जाते हैं जब युनजुन तो देखते हैं वो आराम से सो रही होती लेकिन स्माइल भी कर रही होती। कहती क्या हुआ हस्बैंड, वेडिंग रूम में नहीं गए क्या। कहते नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। वहां पर वो दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि पूरी रात वो लियो के साथ है, तो इस बात से वो खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं होता। मॉर्निंग में टी देने का टाइम होता है तो ये युनम्या बैठी होती है और लियो जाती है। कहती सिस्टर मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। सही चाय पकड़ने चलती है ना, लियो नीचे गिर जाती है। कहती है कि आपने मिस ये क्या किया, देखो ना मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, भले ही आप मुझसे जलन करती हैं, लेकिन मेरे ऊपर चाय गिराने की क्या जरूरत थी। पूरे टाइम युनम्या हंस रही होती है। तभी सामने से झुनझुन आ जाते हैं। कहते क्या हुआ। वो रोने लगती है कि देखो ना हस्बैंड इसने क्या किया, मेरा हाथ जला दी। कहते कहाँ जली। वो अपना हाथ आगे करती है लेकिन युनजुन युनम्या का हाथ पकड़ता है कि तुम कहाँ जली। लियो का हाथ पीछे कर देते हैं और युनम्या का हाथ देखने लगते हैं। युनजुन उसे डांट कर भगा देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं तीरंदाजी चल रही होती है जिनहान और सिस्टर इन लोग के बीच। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियो पहुंचती है। कहती है कि मैंने जस्ट अभी तुम्हारे भाई से शादी की है, मुझे पता चला है कि तुम अपनी सिस्टर इन लोग को बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उन्हें यहाँ से भगाने में। कहती कौन सी हेल्प। कहती मुझे तो ये भी पता है कि तुम इन बच्चों को भी पसंद नहीं करती, तो इन सबको घर से निकाल देंगे, तुम आराम से रहना। कहते ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इधर नेक्स्ट डे सब लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं। वहां पर जिनहान जाता है और उसके लिए चाय जाती है पीने के लिए। देखना मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करूंगा और बहुत आगे तक जाऊंगा, मेरा आज कॉम्पिटिशन है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। सब उसकी तरफ भागते कि क्या हुआ क्या हुआ। टेक्नीशियन आते हैं, बताते हैं कि उसे पॉइजन दिया गया है, पॉइजन की वजह से बहुत दिक्कत हो गई, मतलब मरने या जीने वाली कंडीशन आ गई है। कहते हैं किसने दिया पॉइजन, बताओ ना किसने दिया पॉइजन। लियो बोलती है कि युनम्यो ने, मैंने खुद देखा था, सिस्टर ने ही जिनहान को दवा दी है। फिजिशियन जब चेक करते हैं कहते हैं हाँ इसी प्याले में पॉइजन था। अब तो युनजुन को और गुस्सा आता है कि तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है। वो धक्का दे देता है युनम्या को। कहती है हस्बैंड आप प्लीज मेरा यकीन तो करिए। सब उसे वहां से छोड़कर चले जाते हैं। लियो कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस तरह युनजुन के पीछे मत पड़ो, वो मेरे हस्बैंड है और मैं उन्हें किसी भी तरीके से अपना बना कर रहूंगी। तभी पीछे से युनजुन सिस्टर इन लॉ सब लोग आ जाते हैं। कहती ये क्या तुम सब यहाँ पर। तभी पता चलता है कि उन सब का एक प्लान था जिससे लियो को फंसाया जा सके। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी को पता चलता है कि जो ये युनजुन है वो अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं। कहते अच्छी बात है। एल्डर से इधर युनजुन ने सारी बात कर ली थी कि वो अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं। सब कहते हैं ठीक है, अगर वो उसने पॉइजन दिया है तो उसे तलाक देना जरूरी है।
वहां पर सामने युनम्यो भी खड़ी होती है मैजेस्टी के जाते, कहता है कि मैजेस्टी मैं अपनी वाइफ को तलाक दे रहा हूँ। तो कहते देर क्यों कर रहे हो? पर साइन करने से पहले हुए जो युनजुन होता है मैजेस्टी से कहता है अपनी लाइफ में और कोई भी वाइफ नहीं चाहता हूँ, मुझे बस मेरी एक ही वाइफ चाहिए। कहते ठीक है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में एक ही वाइफ मिलेगी, बस तुम जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। साइन कर देता है तो मैजेस्टी युनम्यो से कहते हैं चलो मेरे साथ। कहती लेकिन क्यों मैजेस्टी? कहते हैं क्योंकि तुमने डाइवोर्स ले लिया। कहती मैंने तो डाइवोर्स नहीं लिया है। यहाँ पर युनजुन कहते हैं मैजेस्टी आपको गलत फहमी हुई है, मैंने इस वाइफ के खिलाफ डाइवोर्स फाइल नहीं किया, जो लियो है उसके खिलाफ। कहते लेकिन वो तुम्हारी वाइफ। कहते क्यों मैजेस्टी भूल गए, आपने ही मेरी शादी कराई थी तो वो भी मेरी वाइफ है। अब मैजेस्टी के होश उड़ जाते हैं कि तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ। कहते हैं मानना तो पड़ेगा क्योंकि सारे एल्डर्स ने कहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर लियो को बुलाया जाता है, लियो को जेल में डालने की बात कही जाती है। तो युनम्यो कहती है कि तुम क्या है जो छिपा रही हो, प्लीज मुझे बताओ ना। कहती है कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छिपा रही हूँ। लगती है तभी उसका जेडे नीचे गिर जाता है। जेडे से वहां पर युनम्यो को याद आता है कि जो ये लियो थी ना, वो भीख मांगती थी, वो एक बेगर थी, लेकिन कुछ टाइम पहले उसे यून कंट्री के लोग उठाकर लेकर गए जहां पर उसकी शादी हुई थी। उस कंट्री पर अटैक करना चाहते थे, तो मुझे भेजा गया था कि मैजेस्टी को कैसे भी मनाया जाता कि वो अटैक ना करे। मैजेस्टी ने मुझे अंकल के पीछे लगा दिया, अब बताओ मैं क्या करती, मुझे तो अपने टास्क में सफल ही होना था, प्लीज मुझे माफ कर देना। युनम्यो कहती है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर मैजेस्टी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, तो यूमी सोचती है ना कि मैं मैजेस्टी के साथ कुछ नाइट स्पेंड कर लूँ, लेकिन मैजेस्टी उसे धक्का दे देते हैं कि तुम सपने में भी मत सोचना है कि युनजुन और युनम्यो साथ में होते हैं। जहाँ पर वो दोनों अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इनोच आते हैं और कहते हैं कि आपको युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। तो की बात सुनकर ही वो जान जाती है युनम्यो की जो 1 लाख की आर्मी है वो युनजुन को चिंता नहीं छोड़ेगी, और मैजेस्टी ये जानबूझकर कर रहे हैं। कहती है कि आप नहीं जा सकते। कहते हैं लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा ना, कंट्री के लिए आखिर मुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा। कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, और एक प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड युद्ध के लिए नहीं जा सकता है। कहते ये क्या हो गया, यूनोस तो घबरा जाते हैं, अगर मैजेस्टी को बताया ना तो मैजेस्टी मेरी जान ले लेंगे। पर युनजुन कहते हैं यूनोस से आपको डरने की जरूरत नहीं है, कल मैं ये बात खुद बताऊंगा। कहते ठीक है। बड़ी सभा में युनजुन को बुलाया जाता है। मैजेस्टी कहते क्या हुआ, युद्ध के लिए नहीं जाना चाहते? कहते जाना चाहता था मैजेस्टी, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसी वजह से इस हालत में तो मैं अपनी वाइफ को छोड़कर नहीं जा सकता। मैजेस्टी कहते हैं अगर ये बात है ना तो बेस्ट फिजिशियन तुम्हारी वाइफ को चेक करेंगे, देखते हूँ कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। जिनमें बैठी होती है, कहती है हस्बैंड झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कहते हैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो, तुरंत फिजिशियन भी आ जाते हैं। कहते हैं अब क्या करेंगे, मारे जाएंगे। लेकिन इतनी देर में फिजिशियन बोल देते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो कि आप 1 मंथ से प्रेग्नेंट है। कहती है क्या सच में 1 मंथ से प्रेग्नेंट? अब तो यहाँ पर खुशी का ठिकाना नहीं होता है युनजुन का। कि मैजेस्टी यहाँ पर दूसरा प्लान बनाते हैं कि अगर युद्ध में श्योयुनजिन जाए या कहीं भी बाहर जाए उसके ऊपर अटैक कर दिया जाए, युनजुन ही मर जाएगा, तो युनम्यो को तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। कहते ठीक है। युनजुन होता है, उससे कहा जाता है कि कुछ डाकुओं ने ना सिटी पर हमला कर दिया है, इसी वजह से उसे लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। मैजेस्टी ने अपने भी सैनिक भेजे थे कि जिससे युनजुन मर जाए। बहुत ही ज्यादा युनम्यो रो रही होती है। युनजुन कहता है डरना नहीं, मैं वापस आऊंगा, तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। इधर ग्रैंड मदर और सिस्टर इन लोग बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन इनोच आते हैं और बताते हैं कि युनम्यो आपको महल में चलना पड़ेगा। वो जाने से मना करती है, तो उसे धमकी दिया जाता है कि जो दोनों बच्चे हैं ना इम्परर ने कब्जे में ले लिया है। मदर इन लॉ समझाती हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। कहती है कि मदर इन लॉ मुझे अपने बच्चों के लिए जाना पड़ेगा। इधर जैसे ही वहां पर जाती है तो मैजेस्टी रेड कपड़ों में होते हैं, कहते हैं मुझे शादी कर लो। वहां पर युनम्यो मर चुका है। कहती है मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी तुमसे। कहता है करना पड़ेगा, उसकी बॉडी भी आ रही होगी धीरे धीरे, शौक है ना, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी भी वहां पर यूमी आती है, कहती है कि मैजेस्टी आपको बाहर किसी ने बुलाया है। कहते हैं ठीक है, इसको यहीं पर बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। पहली बार युनम्यो यूमी से कहती है मेरी हेल्प कर दो। कहती भला मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, क्यों करूँ, तो मेरी जगह हड़पना चाहती हो? कहती है नहीं सिस्टर प्लीज हेल्प कर दो ताकि ये तुम्हारी जगह बची रहे, मैं तो वैसे भी सिर्फ युनजुन के साथ जाना चाहती हूँ। अब वहां पर वो उसके कान में बता देती है कि जो लियो की कंट्री थी ना, यून कंट्री, वहां पर संदेशा पहुंचा दो ताकि वो मेरे पति को ढूंढ सके। कहती है ठीक है, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाती, वो अपने गले पे हेयर पिन रख लेती है कि कब, कहती कभी नहीं। कहते करना तो पड़ेगा, कल क्वीन सेरेमनी है जहाँ पर तुम मेरी क्वीन बनोगी, वो भी इज्जत सहित। वहां पर वो जैसे ही ऊपर जाती है धीरे धीरे उसके दोनों बच्चों के ऊपर तलवार रखी हुई होती है। कहते मदर आप प्लीज ऐसा मत करो ना। वहां पर उसे फिनिक्स सील दी जाती है, लेकिन इधर तक युनजुन आ जाता है। युनजुन को देखते ही युनम्यो वो फिनिक्स सील फेंक देती
लेती है और जाकर तुरंत ही युनजुन के गले लग जाती है। कहती थैंक गॉड तुम आ गए, दोनों बच्चे भी भाग जाते हैं। अब यहाँ पर मैजेस्टी के होश उड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, लाज उसको मार भी डालेंगे, साथ में ये पूरा साम्राज्य भी उनका हो जाएगा। युनजुन जाता है उसके सामने तेजी से, मैजेस्टी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वहां पर वो घुटनों के बल बैठता है। कहता है मैजेस्टी ये साम्राज्य आपको मुबारक, ये गद्दी आपको मुबारक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने बच्चों के साथ खुशी चाहिए। कहते हैं क्यों मारना नहीं चाहते मुझे? कहते नहीं, तुम्हें मारकर मैं क्या करूंगा। यहाँ पर यूर कहती है कि आप दोनों लोग लड़कर अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं, आप लोग ना अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। किसी को अपनी गलती का पछतावा होता है। युनजुन युनमी और अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। मैजेस्टी को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो भी अपनी जिंदगी में बढ़ने का फैसला लेते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।